कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन है। हाँ, जैसा हम कभी भी आंखों से देखते हैं, हाथ से देखते हैं, ठीक है, और किसी भी विधि से हम देखने का प्रयोग करते हैं तो उससे जो कुछ भी व्यंजना होती है, जैसे आग के ऊपर प्रतिबिंब आता है, ठीक है, स्पर्श के साथ ठंडा गर्मी आता है, नाक के साथ सुगंध दुर्गंध आता ही है। इसी प्रकार जो सारे विधि से देखने की विधियां हैं उसको हम स्वीकारने पर जीवन में एक कंपनात्मक गति होती है। वो कंपन स्वयं में कहां से आ गई? जो मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुई, इन सबको सबसे व्यंजित होने के लिए। ये कैसा व्यंजित हो गया भाई? स्वीकार कैसा कर लिया? पहले से जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा था, इसीलिए व्यंजित हुआ। यदि जीवन शरीर को जीवंत नहीं बनाए रखेगा, न ठंडी लगेगी न गर्मी। आप देखते हैं जब जीवन शरीर को छोड़ देता है वो ले जा करके जला देते हैं, कहाँ ठंडी लगता है कहाँ गर्मी लगता है। जीवंत बनाए रखने के लिए बाबा जी क्या प्रक्रिया करता है जीवन? जीवंत बनाए रखने के लिए पहले अपन एक बार हो चुके हैं, इसको रिकॉर्ड किए हैं। क्या है? शरीर की रचना प्राणकोशा से है। प्राणकोशाएं छन्नी के रूप में पूरा रचना को मांस रचना, रस रचना व सप्तधातु रचना किया रहता है, और इनमें आर पार होने की विधि एक जीवन परमाणु में रहता है। आर पार होने भर से? हाँ, इसमें खिड़की बने ही रहते हैं। इसी का नाम है छन्नी। छन्नी है तभी तो आर पार है, ठीक है। इसमें जीवन जो है ना हर जगह में से घूमता ही रहता है, इसीलिए हर प्राण कोश जीवंत रहता है। जीवंत का मतलब क्या हो गया? जीवन के जीवित रहकर शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों का संकेतों को ग्रहण करने योग्य रहता है। यदि शरीर जीवंत नहीं रहेगा वो इसको ग्रहण करेगा नहीं। उसका प्रमाण यही है, कोई जगह में कोशाएं बिल्कुल मृत रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूर्छित हो गए हैं, मर गए हैं, पैचस होते हैं बाबा। हाँ, जो पेड़ पौधे की जो प्राण कोशिका है उसमें तो जीवन नहीं घूमता है, तो जीवित रहती। वो जीवंत नहीं रहते हैं, सप्राणित रहते हैं, ऐसा है। और सप्राणित और जीवंत में अंतर स्पष्ट अभी हो नहीं पा रहा है। देखिए, सप्राणित रहने से, ठीक है, चल रहा था अभी इसको पूरा करने पहले, ठीक है, मनुष्य की शरीर में जीवंत रहना पता लगता है शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों को ग्राही विधि से, ठीक है, और वो विधि झाड़ में होता नहीं। जी बाबा, इतने ही बात है बाबा जी। अभी जैसे बात हुई कि कोई जगह में जीवन शरीर, मनुष्य शरीर में वो शून्य हो जाता है। हाँ। तो शून्य होना तो एक तो ये हो सकता है कि कोशिकाएं ही खराब हो गई। हाँ, वही है, इसके कारण शून्य हो गया। हाँ। क्या दूसरा ऐसा भी कारण हो सकता है कि कोशिकाएं ठीक हैं परंतु जीवन उस जगह को जीवंत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। कोशा सप्राणित रहेगा तो जीवंत बनाए रखना जीवन से बन जाता है। कोशिका को सप्राणित रहना आवश्यक है, तभी जीवन कोशाओं को सजीव जीवंत बना के रखता है। जीवंत बना के रखने का मतलब वह है शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों की ग्राहिता, वो इस पूरी रचना में बना रहता है। कुल मिलाकर के यही सप्राणित प्राण कोशाओं में भी शब्द का, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना अलग है, स्वीकारना अलग है। प्रभाव तो हवा का प्रभाव आपके ऊपर रहता ही है। सारे हवा का प्रभाव को हम नाक से जितना लेते हैं उतना ही हमारा उपयोगिता है, स्वीकारना उतना ही है। कैसा है? बढ़िया है ना? बढ़िया हो गया। तो हमारे पास अनुपाती व्यवस्था है मनुष्य के पास, किस आधार पर? जीवंत रहने के आधार पर। इनके पास अनुपाती व्यवस्था नहीं है, तो शायद हवा आएगा, पूरा हवा झाड़ पर प्रभावित डालेगा। और मनुष्य के पास क्या है? पूरा हवा से कितना हवा हमको चाहिए वैसा वो कंट्रोल कर लेता है, घर बना लेता है, गुफा बना लेता है, 1 कर लेता है, 3 कर लेता है, 50 कर लेता है। और यदि शरीर के किसी एक भाग को अपन खूब गर्मी देंगे तो पूरा के पूरा स्वीकार करेगा। जब तक वो जीवन उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है। उससे ज्यादा यदि आप जला दोगे
छोड़ देता है, उतने को छोड़ देता है। या पूरा शरीर को जला दोगे, जीवन शरीर को छोड़ देगा। ये तो देखते ही हो, कई लोगों को आग लगाते हैं, कोई बच भी जाते हैं। क्यों बचते हैं? जीवन उसको बचाने के इच्छुक रहता है, इसलिए बच लेता है। जब जीवन ये मान लेता है कि इसको बचाया नहीं सकता, शरीर छोड़ा, भाग गए, उसके बाद कहां से बचाओगे? ये तो रोजमर्रा की आई हुई गवाहियां हैं, हजारों गवाही, करोड़ों गवाहियां हैं इसका। तो इस ढंग से हम एक अच्छी ढंग से इसको सजा सकते हैं। उस वक्त ध्यान ना दें तो आपकी उदारता है, उसको कोई कहने नहीं आएगा, आपको जो है ना घुटी पिलाने कोई नहीं आएगा। आपकी आवश्यकता है, आप स्वयं अपने को लगाना पड़ेगा, इसको विवेचना कर लेना पड़ेगा, इसमें विश्वास रखना पड़ेगा यथास्थिति से। आपका मनगणंत विवेचना से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वस्तु जैसा है वस्तु को वैसे ही विवेचना करिए, ठीक है? तो जीवन, वो तो जीवन शरीर को चलाने के लिए, कहीं कोई भी रचना चलाने के लिए मेधस्तंत्र की आवश्यकता है, जबकि झाड़ जाति में कहीं भी मेधस्तंत्र नहीं है। हम कहते हैं कि झाड़ में भी जीवन होता है, हम कहते हैं तो हविस पूरा कर लो ना भाई, वैसे ही तुम भी हो, ये भी है, मैं भी हूं, चलो आगे। आप हमको भी काटने दें, चूल्हे में डालने दें, क्या बात है ये? मनुष्य की सूझबूझ से ही मनुष्य अपने में बहुत सारे परेशानियों को ओढ़ा रहता है, चादर बना के अपने ही कल्पनाओं से, ठीक है? उसका क्या परिहार है भाई? उसको अपन ब्रह्म नाम दिया, ब्रह्म नाम देने की पश्चात उसका परिहार कैसा करोगे पूछा, तो जैसा है वैसा अध्ययन करो। कई के लिए चकपक करें, पानी प्यास बुझाता है, पता लग जाता, ठीक है ना? पानी को ऐसे ही समझ रहे हो, ठीक है ना? और पानी में क्या होता है पूछा जाए तो उसको यदि विश्लेषण संश्लेषण करने जाओगे, वो तो आपको और भरोसा दिला देगा यह प्यास बुझाने की योग्य है। पहले उसका प्रयोजन को पकड़ करके, ठीक है, प्रक्रिया को पहचानना, प्रक्रिया से प्रयोजनों को पहचानना। दो विधि से अध्ययन हो सकता है। किसी भी वस्तु का प्रयोजन को सहअस्तित्व विधि से, समाधान विधि से, ठीक है, समृद्धि विधि से, ठीक है ना बाबा, अभयता की विधि से आप पहले पहचानें। वांछित इतने ही है, इसके अलावा कोई चीज आपके लिए वांछित वस्तु नहीं है। इस सूत्रों से हर वस्तु को प्रयोजन के रूप में पहचानिए। पहचानने के बाद उसका विश्लेषण संश्लेषण, ठीक है ना, खंड विखंडन, जो कुछ भी करना है करिए, आपको संबोध होगा। प्रयोजन को पहचाने मैंने काटे कूट दिए तो क्या होगा भाई? जैसा बच्चों के हाथ में कोई खिलौना दिया, फूल दिया, ठीक है भाई, उसको ऐसा वैसा नोच नाच करके रख दिया। क्यों? उसका प्रयोजन को पहचानते नहीं, नोच नाच के रख दिया, खत्म हो गया, ठीक है ना? तो वही प्रयोजन को यदि, फूल का प्रयोजन को यदि पहचानोगे, वो तब क्या करोगे? फूल ज्यादा समय तक उस प्रयोजन से संपन्न रहे, ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे। उसका प्रमाण ये रखा है। कैसा रखा है? कैसा रखा है? आप ही रखा है, ठीक है, ठीक है बात। इसमें जो शोभा है, हमको ये व्यंजित होते रहे, ये इस फूल की हमारे बीच की संबंध है। उसके लिए ज्यादा देर रहने योग्य आपने बना दिया, ठीक है। ये तो प्रयोजनों को पहचानने के बाद ही विश्लेषण संश्लेषण किया जाए। किन बातों में हम नहीं जानते हैं उन चीजों को, मैं जो जिस चीज को जान लिया हूं, ठीक है ना, विश्लेषण पूर्वक उसको वैसे ही समझा जाए, उसका प्रयोजनों को समझा जाए, तब वो पूरा हुआ। हम विश्लेषण करें, प्रयोजन को हम समझे नहीं है, वो क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान। कंपन पद्धत तरंग से ज्ञान का उद्घाटन होता है, ठीक है ना? कैसा हुआ ये क्या हुआ? कैसा हुआ? इसका मैंने इससे मैंने नेत्र में आने से, स्पर्श में आने से, गंध में आने से जो क्या होता है, मस्तिष्क में, जो मेधस्तंत्र में इसका संकेत पहुंचता है, ठीक है।
उसमें वहां एक तरंग पैदा होता है, वो तरंग से ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानार्जन होता है जीवन को। उसको ज्ञान दिला देंगे। ठीक है, ये क्या हुई। उसके बाद वही ज्ञानार्जन को जीवन मेधस तंत्र में प्रसारित करता है, तब ज्ञान प्रमाणित होता है। ये गति प्रदत्त तरंग से क्रिया का संपादन हो गया। हाँ, क्रिया का संपादन होता है और ज्ञानोदय जो होता है वो मेधस तंत्र के द्वारा जीवन सुनने से वो ज्ञानोदय हो जाता है। अब ये ज्ञान तो नहीं है बल्कि ये पहचानना होगा। ठीक है ना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ज्ञान का 4 पैर। उसमें से एक पैर आपको समझ में आता है तो बाकी को तीनों को खोजोगे, बात ठीक है। कोई एक पैर तो आता है शरीर के द्वारा। हाँ, आगे बाबा जो है कंपनात्मक प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन होता है, वही। हाँ, इसमें जो है कौन सा तक कंपन, कहाँ? मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ, हाँ, उससे जीवन के द्वारा नहीं, शरीर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ, तो ज्ञानेंद्रियों में क्या हुआ, वो ज्ञानोदय जीवन को हो जाता है। ये लिखा है महाराज। अच्छा, जीवन सीधे जो है किसी कंपन से ज्ञान प्राप्त नहीं करता क्या? ये पहले तो इतना तो समझो, बाद की बात वो यहाँ तक ठीक हुआ कि नहीं? यहाँ तक बहुत ठीक बाबा, ठीक हुआ है। अब ये तो शरीर में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और क्या करें? लेकिन हम लोग जो समझना चाहते हैं ज्ञान का मतलब, वो बताए रहे ना, उसके आगे अस्तित्व अनुभव हो गया, बोध हो गया, जीवन बोध हो गया, वो भी इसी तंत्र में आता है। इसमें जो है ये इस ढंग से क्या हुई, हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान को प्रमाणित करने का, ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता एक बना है। ठीक है। उसके बाद होता है जीवन स्वयं ज्ञानार्जन करे। ये शरीर ये जो संवेदनाएं है ना, इंद्रियों से स्पर्श ना होते हुए जीवन स्वयं ज्ञान अर्जन क्या करता है, उस बात पर जाना चाहिए। इस क्रम में मेधस की भागीदारी फिर नहीं रहती। उसमें मेधस का भागीदारी नहीं है, जीवन स्वयं करता है डायरेक्ट। ठीक है। किस अर्थ में? मेधस द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, इस अर्थ में ज्ञानार्जन करता है। ये है, ये मुख्य बात है। हम कैसे करते हैं? तो संबंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों से संबंध कहाँ पता लगता है? कुछ नहीं होता है। भाई का संबंध हाथ से छूने से पता लगा थे, आपको लगता है? आप बोलो ना भाई, आपको पता लगता है भाई को छूने से भाई का संबंध पता लगता है? नहीं लगता है। चाटने से भी नहीं लगता है, समझने से ही लगता है। ये कैसा होता है? पहला बात इसके लिए आता है तो प्रत्येक एक संपूर्णता से जुड़ी हुई है। ये ज्ञान जीवन में प्रतिष्ठित होता है। जैसा अणु से अणु, अंशों से अंश जुड़ी हुई हैं, जीवन से जीवन, और एक धरती से सौरव्यूह, सौरव्यूह से आकाश गंगा, ये सब एक से एक जुड़ी हुई, इसीलिए सब नियंत्रित है। एक के साथ एक मिल करके एक व्यवस्था को प्रमाणित कर ही रहे हैं। ये तो हमको पता ही लगता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का संबंध है, ये वो व्यक्ति का संबंध में एक भाई संबंध है। उसका जो अर्थ है परस्पर अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील है, यत्नशील है, कार्यशील है। ये उसका मूल रूप है। झांकी ऐसा सचती है। वो ये जो संबंध को पहचानने वाला है, इसमें जो जितने भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का कोई संबंध नहीं। यद्यपि ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रमाणित करने योग्य है, इसीलिए संबंध है। क्योंकि जीवन और शरीर का भी तो संबंध है। ठीक है। शरीर के द्वारा जो संबंधों को पहचानते हैं वो सब क्या है? गर्मी, ठंडी, अच्छा लगते तक, बुरा लगते तक संबंधों को पहचाना जाता है। ठीक है। तो जीवन से क्या पहचाना जाता है? संबंधों को प्रयोजनों के साथ पहचाना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। ये तीनों होने की बात, ये तीनों चीज
जीवन में ही निहित रहता है। इसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं है। किसको पहचानने के लिए? मूल्यों को पहचानने के लिए कोई भी उसमें वस्तु नहीं है। किसमें? इंद्रियों में। तो जीवन में ही मूल्यों को पहचानने की सामर्थ्य है, किंतु इंद्रियों द्वारा मूल्यों को मैं पहचाना हूं, इसका गारंटी आपको दिला देता है। क्या बात सही हो गई? तब हम समझदारी और व्यवहार के बीच में और मधुरिम स्थिति पैदा किया। उसका नाम है समाधान, जिसका नाम ऐसे मधुरिम परिस्थिति को हम प्रमाणित करते हैं, इसी का नाम है समाधान। ठीक हो गया? तो इस ढंग से हम जीवन अपने में तरंगायित कैसा होता है? परस्परता की संबंधों के साथ कंपनात्मक गति होती है। उस कंपन से, उससे व्यंजित होने से, संबंधों से व्यंजित होने से, प्रयोजनों से व्यंजित होने से, कैसा व्यंजना? साक्षात्कार होने से, बोध होने से, अनुभव होने से, 3 विधि से व्यंजनाएं होते हैं। इन विधा में जो व्यंजनाएं हो पाते हैं, उसको हम बाद में व्यवहार में प्रमाणित भी करते हैं। समाधान को हम प्रमाणित करते हैं। ठीक है ना? समाधान के साथ बाकी तीनों आता ही है। समृद्धि, अभय, सहस्तित्व आते हैं। इस ढंग के सुखपूर्वक जीने की रास्ता तो संबंधों को पहचानने के साथ मूल्यों को निर्वाह करना स्वयं स्फूर्त होता है, जिससे समाधान के साथ हम जीते हैं। हाँ बोलिए। थोड़ा सा जीवन कंपनात्मक गति के माध्यम से बिना मेधस को प्रयोग करते हुए स्वयं में समझता है ना? ये थोड़ा सा छूट गया, फैल गया थोड़ा मामला। तब नहीं, वो यही बात कहा है, जो बिना मेधस की सहायता की संबंधों का पहचान होता है। उसकी प्रक्रिया तरंग होने का साक्षात्कार। बाबा जीवन तो यहीं बैठा है, उसको साक्षात्कार दूर की चीजों को कैसे करेगा? जीवन में जो होता है ना, जीवन में अक्षय बल, अक्षय शक्ति कार्य करता है, यह बताया गया। अक्षय शक्ति दूर दूर तक अपने को फैला के देखने की व्यवस्था रखा है। तो क्या जीवन उसका पुंज इसमें फैल के वहां तक पहुंच जाता है? कल्पनाएं फैलते हैं। मतलब अध्ययन के समय में वो वस्तु तक फैलता है। अध्ययन के समय में वस्तु तक फैलता है। पुंज वहां तक फैल जाता है। हाँ, मैं दिल्ली की बात में सोच रहा हूँ। हाँ, तो मेरा पुंज यहाँ भी है। हाँ, दिल्ली तक फैल गया। जब प्रमाणित होने की स्थिति में। ठीक है? थोड़ा सा ये बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे जीवन है, इस पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है ना बाबा? उसका कार्य गतिपथ है। ठीक है। तो जब मैं यहाँ के सामने वाले पहाड़ के बारे में सोचने लगता हूँ, हाँ, तो क्या ये कार्य गतिपथ बढ़ के पहाड़ तक पहुंच जाता है? आपका विचार शक्ति पहुंचता है। और शक्ति और बल 2 बात कहा है आपको। शक्तियां दूर दूर तक फैल जाते हैं। उसका माध्यम है वातावरण। अच्छा, कैसे होता है? कैसे होगा? मतलब तरंग विधि से होगा। मतलब ये तरंग से बाजू वाला कण में हो गया। बस फिर बाजू इस ढंग से होकर दिल्ली तक हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो भौतिक रासायनिक परमाणु है, हाँ, यहाँ से ये सब माध्यम हो जाता है। यहाँ से बैठ के मैं दिल्ली के भौतिक रासायनिक परमाणु को हिला पाता हूँ। हाँ, करते ही है। आज ना मानो ये ठीक है, अच्छे आदमियों का काम है, वो करते ही है धंधा पानी। अच्छा, और वो जो कंपन जो लौट के आता है, हाँ, उसको जो है ना सुनने की अर्हता जीवन में होता है। वो संकेतों को ग्रहण कर लेता है। बाबा जी जैसे रेडियो में करते हैं या टेलीविजन में करते हैं, आसपास की चीजों को कंपित करा देते हैं। वैसे ही है वो। ये जो है ना माइक्रो किसी माइक्रो फ्रिक्वेंसी में जीवन संकेत प्रकृति के साथ दौड़ता है। उसका जो दौड़ने का प्रतिक्रिया क्या होता है? दौड़ के आना, क्रिया का प्रतिक्रिया समान, उस आधार पर बात बनता है। मतलब रेडियो टेलीविजन का जो कार्य प्रणाली है मनुष्य वो जीवन में समाई है। वही है, परंतु जीवन में और ज्यादा सूक्ष्म बात, बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। इस ढंग से हम ज्ञानार्जन करने की विधि रखी हुई है। और ज्ञानार्जन किया तो क्या होगा? उसको विवेक में, विज्ञान में पहनाना होता है। उसको एक तरीका, अरेंजमेंट देना होता है। इसका नाम है विवेक और विज्ञान। विवेक में क्या हो जाता है पूछे? लक्ष्य को पहचानना होता है। विवेक का अंतिम प्रयोजन
विवेचना, विवेचना का अंतिम प्रयोजन लक्ष्य को पहचानना। लक्ष्य को पहचानने के क्रम में भी और शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये मेधस तंत्र का मतलब नहीं है। इसीलिए विवेक का प्रयोगों को हम पूरा का पूरा ज्ञान के ही स्थिति में हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में दिशा निर्धारित करना पड़ता है। उसके साथ क्या होता है, तो जो प्रक्रियाओं का चित्रण बनता है, कैसा वो दिशा निर्धारित होगा वो चित्रण बनने लगते हैं। वो चित्रण जो है ना शब्द से जुड़ता है, शब्द पुनः अर्थ से जुड़ता है, संप्रेषण होता है, ये एक दूसरे के। अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं।